तार्किक ढंग से कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूं। तो इतिहास जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, परिवर्तन का लेखा जोखा। एक फ्रांसिस फुकुयामा करके जापान का इतिहासकार हुआ जो वहां बस गया था अमेरिका में, तो फुकुयामा ने एक कंसेप्ट दिया, इतिहास का अंत हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो एंड ऑफ हिस्ट्री कभी हो सकता है, तो इस सेंस में एंड ऑफ हिस्ट्री है कि अब कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पूंजीवादी हमेशा के लिए रहेगा, या लोकतंत्र एक राजनीतिक शासन के। तो इसी अर्थों में तो इससे क्या अर्थ लगता है कि इतिहास मतलब परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन होना बंद हो जाए तो किसी इतिहास का कोई मीनिंग नहीं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसीलिए क्रांतियों के बारे में पढ़ते हैं। रूस की क्रांति देखिएगा, एक चैप्टर फ्रांस का क्रांति रहेगा, एक इंग्लैंड की गौरवपूर्ण का, क्यों, क्रांति परिवर्तन है, उसी का लेखा जोखा। आप देखिए जब इतिहास पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, इसका शासन था, लड़ाई हुई, शासन बदल गया, अगर बदलाव ना हो, एक ही राजा का शासन रहे, तो इतिहास का कोई मीनिंग नहीं। तो इतिहास को हिगेल ने भी यही परिभाषा दी, जो भी इतिहास का स्टैंडर्ड, ये कोई मेरी राय नहीं है, कोई भी इतिहास का विद्यार्थी ये जानता है कि इतिहास परिवर्तन का लेखा जोखा। इतिहास परिवर्तन जो इस समय के दौरान, काल के अंतराल में जो परिवर्तन होता है, उसी का लेखा जोखा। लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन में ही नहीं विश्वास करता है, परिवर्तन को झूठ मानता है, तो उसमें तो इतिहास की अवधारणा आएगी नहीं। इतिहास ही से इनकार करेंगे कि इतिहास जैसा कुछ होता नहीं। जब परिवर्तन नहीं तो इतिहास नहीं। जब परिवर्तन में ही विश्वास ना करे, जिस तरह फुकुयामा ने बोला कि अब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, अब कोई क्रांति व्रांति नहीं होने वाली है, और तरह तरह का देखिएगा उपन्यास का अंत, लेखकांत का घोषणा कर दिया रोला बार्थ ने। इसी तरह डैनियल बेल एक था, बोला विचारधारा का अंत हो चुका है, अब कोई आइडियोलॉजी, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, ये सब बेकार की चीज है, अब कोई आइडियोलॉजी नहीं आएगी। तो अंत का घोषणा कौन करता है? जो किसी परिवर्तन में विश्वास नहीं करता है, किसी इतिहास को विश्वास नहीं करता है। तो चूंकि दुनिया, अब देखिए कि दुनिया को मिथ्या क्यों बोला, आदि शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, तमाम इनके चेले चपाटियों ने क्यों भाई इसको जगत को मिथ्या बोला। और उनके दर्शन के भीतर जाएंगे तो पाएंगे कि इन्होंने इसका कारण बताया कि जगत इसलिए मिथ्या है कि जो बदल जाता है वो झूठा है। जैसे एक स्त्री है, बार बार अपना प्रेमी बदल दे तो उसको हम लोग झूठा चरित्रहीन, ऐसी उपमा उन लोगों ने औरतों से दी कि संसार भी बदलता रहता है, अभी ये पेड़ है, कल पेड़ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तनशील को क्या सच समझ सकते हैं? यानी इनकी अवधारणा क्या है कि जो परिवर्तनशील है, जिसमें चेंज होता है, वो सच नहीं है। मनुष्य या संसार झूठा है, ये माया इसलिए कि इसमें चेंज होता है, जो शाश्वत हो, जो बना रहे, वही सच है। और इस तरह की जो अवधारणा मानेगा कि जो परिवर्तनशील चीज है वो झूठा है, तो इतिहास को भी झूठा मानेगा, क्योंकि इतिहास परिवर्तन से। तो ऐसा आदमी कभी इतिहास लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। यही कारण है कि मैं नहीं कहता, आप रोमिला थापर से लेकर उन्हीं सवर्ण इतिहासकार में जो तथाकथित प्रगतिशील है उनको पढ़ेंगे, और एक कोई भी एल बासम, डार्लिम्पर, ये आरसी मजूमदार, कोई किसी भी इतिहासकार की किताब उठा लीजिए तो आप देखेंगे एक कॉमन उसमें बात मिलेगी। इतिहास का स्रोत क्या क्या होता है वो एक चैप्टर मिलेगा, उसमें ये बात हर जगह लिखी मिलेगी कि भारतीयों में इतिहास बोध नहीं था, सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था भारतीयों में। इसलिए देखिएगा कि भारत का जब हिस्ट्री पढ़ा जाता है, मैं कोई बुनियादी बात का भी आधार ही नहीं करता। आप गौर जरा सा भी 10th क्लास तक भी हिस्ट्री पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग इतिहास पढ़ते थे तो इतिहास के स्रोत के रूप में क्या पढ़ते हैं, वो विदेशी इब्न बतूता आया तो क्या लिखा, ये पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र को मेघास्थनीज ने बोला, तो उसके किताब से पता चल रहा है आपको इतिहास। थोड़ा बहुत खंभा उम्भा मिलता है जिससे इतिहास पता चलता है, तो ब्राह्मणों के टाइम में नहीं, बौद्ध कालीन मिलता है, अशोक ने बनवाया तो बौद्ध राजा था। ये तो ब्राह्मण काल में कुछ नहीं, क्योंकि इतिहास का बोध ही नहीं है, परिवर्तन को झूठ समझ रहा है, तो इतिहास लिखेगा क्यों? तो जो आदमी का इतिहास से बोध नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है परिवर्तन, माया और झूठ बोलता है, इतिहास लिखेगा क्यों? इसलिए रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिख ही नहीं सकता, कतई नहीं लिख सकता, मैं बता रहा हूं। इसलिए उसने जो किताब लिखी रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो झूठ का पुलिंदा है। उस किताब को मैंने पढ़ा है, वो हिंदी साहित्य की भूमिका नाम है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें, और वो 1929 में लिखी गई। उसका इसी में अद्वैतवाद का दर्शन, वो देखिएगा कि 20 पेज तक वही सब फालतू बात। तो जो अद्वैतवाद उसको झूठा मानता है, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि दिखावे के लिए ही सही लोगों ने इतिहास क्यों लिखना शुरू कर दिया? तो ये इनकी मजबूरी हो गई, ये सत्ता वर्ग से हमेशा जुड़े रहते हैं। इसलिए वो लोग जो अंग्रेज इतिहास लिख रहा था, वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख रहा था। अंग्रेजों में, क्योंकि अंग्रेज कब आए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले
इंग्लैंड में घटित हुई। अगर सांस्कृतिक क्रांति इटली में घटित हुई यूरोप की, तो आप देखिएगा इंडस्ट्रियल क्रांति कहाँ घटित हुई? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के लोग ज्यादा जागरूक हो गए, तभी वो हम लोग को हरा सके, इंडिया वगैरह को यहाँ शासन कर सके। तो इसके कारण से वहां एक इंडस्ट्री कब डेवलप होगी? जब साइंटिफिक टेम्पर आएगा। आप मशीन वगैरह थोड़े अंधविश्वास और मिथक और मंत्र से चला सकते हैं, नहीं चला सकते। इंजन मंत्र से चल जाएगा? नहीं चलेगा। वो पेट्रोल से चलेगा, साइंटिफिक थ्योरी, शादी कारनोट साइकिल से चलेगा, ऑटो साइकिल से चलेगा, डीजल साइकिल, डीजल वैज्ञानिक का नाम है, डीजल साइकिल रुडोल्फ डीजल, उससे चलेगा। तो आप वहां मनमानी नहीं, कोई जेनेटिक्स की बात है, मेंडल के नियम से चलेगा। आप बोल देंगे कि इसका बेटा वो नहीं होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है और पिता का भी ए है तो बेटा का ए होना पड़ेगा। आपका मनमानी नहीं चलेगा कि वो हो गया, एक नियम का दिन। तो ये साइंस नियम में बांध देता है। तो इसीलिए अंग्रेज बड़े अनुशासित माने जाते थे, कि इसीलिए हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं कि तुम्हारा डिसिप्लिन क्या है भाई, मैकेनिकल है क्या है, क्योंकि वो अनुशासन में बंधा हुआ चीज है। और ये मनमानी स्वच्छंदतावादी पूरा उपनिषद के उसमें घूमने वाले जो मन बोल दो, कोई अर्थ उर्थ है नहीं इनकी कहानियों का, मिथक में जहां भटक जाओ। ये पंचतंत्र में एक औरत के त्रिस्तनी, 3-3 स्तन है, 18 हाथ कर दो, दुनिया भर का पैर है तो कुछ है, एक कदम नाम का राक्षस है जिसका सिरे नहीं है। तो मनमानी कल्पना की छूट साइंस में नहीं होती है। इसलिए अंग्रेजों ने जब हमारा इतिहास लिखना शुरू किया, हिंदी लिटरेचर का अध्ययन किया इन्होंने, पावर नॉलेज जो हम फूको की बात कर रहे हैं कि किसी पे शासन करना है तो उसको जानना पड़ता है। आप अगर मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो मुर्गी का ज्ञान रखना होगा आपको। तो ज्ञान का उत्पादन किसी पे सत्ता करने से। जब फूको लाइब्रेरी में फ्रांस में गया तो देखा कि वहां औरतों पे बहुत किताबें हैं, मर्द पे कोई किताब नहीं है, औरतों के ऊपर। तो वो उसी से निष्कर्ष निकाला कि भाई मर्द के ऊपर क्यों किताब होगी, शासन तो औरतों पर करना है, तो औरतों को जानना जरूरी है, उन पे किताब लिखना जरूरी है। तो जिससे शासन करना होता है, क्योंकि अंग्रेजों को इंडियन लोगों पे शासन करना था, तो उन्होंने इंडोलॉजी एक ब्रांच ही खोल दिया सारे यूनिवर्सिटी में, और एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था खोल दी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, पूरी तरह की इसको जानो, यहाँ के भाषाओं को जानने की शुरुआत की। आदिवासी से आदिवासी भाषा ओल चिकी लिपि बनाया, क्योंकि जिसको टू पावर टू रूल इज टू नो, जानना ही शासन करना है। इसलिए आज भी बजरंग बिहारी तिवारी हम लोग का अध्ययन इसलिए नहीं करता है कि बहुत उदार हम लोग का ये है, हम पर शासन करना है तो हमको जानना होगा। हम कश्यप जी को चाहते हैं कि कंट्रोल में ले लें, तो इनको क्या पसंद है, इनकी मानसिकता क्या, मीठा खाते हैं, ये सब पता करना होगा कश्यप जी के बारे में। फिर इनको हम अधीन में ले लेंगे कि चलो रसगुल्ला खिलाते हैं और वहीं इनको जाके पकड़ के कैद कर लेंगे। तो किसी की कमजोरी को जानना और उस पर अध्ययन करना बड़ा जरूरी होता है, उस पर शासन करने का। कश्मीर का सम्राट था वहां का आखिरी नेटिव सम्राट यूसुफ चक, तो उसको हरा नहीं पाया। पहाड़ी क्षेत्र को हराना कठिन होता है, अफगानिस्तान को अमेरिका तक नहीं हरा पाया, तो हरा नहीं, 2 बार चढ़ाई किया, हार गया अकबर यूसुफ चक से। तो उसको कैसे, उसकी कमजोरी पता किया, तो कमजोरी पता किया तो उसकी बीवी थी जो वहां की बहुत बड़ी कवित्री थी, हब्बा खातून, तो इस तरह करके देखिए उसको कैद कर लिया। तो किसी को शासन करने के लिए उसको जानना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने भी यहाँ इंडोलॉजी प्राच्य विद्या करके एक वो स्कूल खोल दिया, इंडोलॉजिस्ट करके, ओरिएंटलिज्म जिसको प्राच्य विद्या या भारत विद्या कह सकते हैं। और यहाँ के भी लोग केपी जायसवाल जैसे लोग, विलियम जोन्स, कई नाम आपको, विलियम स्मिथ, ये सारे इंडिया का अध्ययन। तो इसी के तहत आप देखेंगे कि यहाँ भारत में क्या क्या साहित्य लिखा गया हिंदी में, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में। इसका लिखना, ये कोई सुकुल उकुल लिखना शुरू नहीं किया, इसको लिखना शुरू किया पहला देखिएगा इन्हीं के किताबों में आपको मिल जाएगा, गार्सा द तारसी नामक फ्रेंच आदमी ने लिखना शुरू किया, जिसका हिस्ट्री दे रहा है हिंदू हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में, कि हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा का इतिहास। तो पहला इतिहास ये लिख रहे हैं। उसके बाद जिस किताब का हूबहू नकल है, अनुवाद सिर्फ कर दिया, कोई प्रतिभा नहीं है शुक्ल में। एक किताब लिखी गई थी 1920 ईस्वी में, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, उसको लिखा था एफी के ने, एपी के ने किताब लिखी 1920 ईस्वी में, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसी को पूरा, उसमें उसने काल विभाजन किया,
सिर्फ काल विभाजन उसने ईस्वी सन में किया, इसने 57 जोड़ के विक्रम संवत कर दिया, अब बस उसके अपने नाम से छाप दिया शुक्ल ने। तो इस तरह की धोखाधड़ी और ये सब आप दोनों किताब को मिला सकते हैं, मैं बेबुनियाद और आधारहीन बात नहीं करता। तो ये उसमें ब्राह्मणवाद का, द्वैतवाद का छौंक डाल दिया, कबीर के बारे में गंदी बातें कर दी कि इनको कविता करने नहीं आता है, और जो उसके अनुकूल था उसको बोल दिया कि बहुत